आज इस वीडियो में हम किसी पार्टनर की डेथ होने पर उसके हिस्से का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम उसके एग्जीक्यूटिव को देते हैं, उस पर कैलकुलेशन करेंगे। देखो होता क्या है कि रिटायरमेंट, एडमिशन, डिसोल्यूशन या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनकी डेट हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, जिससे हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आसानी हो। लेकिन डेथ के केस में तो ऐसा हो नहीं सकता। डेथ तो अनसर्टेन है, कभी भी हो सकती है। तो प्रॉब्लम तब आनी शुरू होती है जब किसी पार्टनर की डेथ साल के बीच में हो जाती है, ड्यूरिंग द पीरियड। तो उस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये आती है कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। अभी साल का तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, तब हमको मजबूरी में या तो पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मानना पड़ता है, या पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है भाई, पिछले 4 साल, 2 साल, 3 साल का कोई एवरेज ले लो और मान लो कि इस साल वही प्रॉफिट हुआ है, और उसमें से जितने दिन वो जिंदा रहा डिसीज पार्टनर, उसका शेयर उसके एग्जीक्यूटिव को दे। तो यहाँ जो मेन कैलकुलेशन है वो प्रॉफिट की है। तो इस वीडियो में हम डिसीज पार्टनर का शेयर जो हम एग्जीक्यूटिव को देते हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। अब अगर हम डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम करते हैं, तो हमें मानकर चलना पड़ेगा कि प्रॉफिट कंपनी को पूरे साल बराबर बराबर हो रहा था। मतलब कि मान लो 2000 2000 2000 2000, हम ये मान कर नहीं चलेंगे कि जनवरी में वो 15,000 हुआ और दिसंबर में वो 20,000 हुआ या मई में वो 40,000 हुआ। नहीं, हम ये मानकर चलेंगे कि इवनली प्रॉफिट हुआ है। अगर बोलता है कि 24,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, तो हम मानकर चलेंगे कि 2000 2000 2000 ही हुआ होगा पूरे 12 महीनों के अंदर। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो अप डाउन होता रहता है, लेकिन हमें मानकर चलना, वरना हमारे लिए कैलकुलेशन मुश्किल होगी। ठीक है। दूसरा बेस है हमारा सेल। यहां पर भी हमको एक चीज मानकर चलनी है कि सेल जो हुई होगी साल में इवनली हुई होगी। मतलब कि हम मानकर चलते हैं कि अगर 3 लाख रुपए की सेल है, तो हर महीने 25,000 डिवाइड बाय 12 करेंगे उसको। हालांकि ये भी कोई जरूरी थोड़ी है कि सेल इवनली हुई हो सकता है किसी महीने में सेल बहुत ज्यादा हो गई हो और किसी महीने में हुई ना हो, तो वो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। लेकिन हम यहाँ ऐसा मानकर नहीं चलते हैं, हम तो यही मानेंगे कि सेल इवनली हुई है, मतलब इक्वल हुई है। तो जितना भी सेल 1 साल का है वो हर महीने इवनली है, उसको मतलब कि 12 से डिवाइड कर देंगे। आगे अब बात यह है कि अगर डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस साल का तो अभी प्रॉफिट फाइनल ही नहीं हुआ है। मान लेते हैं कि एक पार्टनर बी है जिसकी डेथ 1 अगस्त 2020 को हो जाती है। अब बात यह है कि इससे ठीक पहले कौन सा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ होगा? 31 मार्च 20 हुआ होगा। ठीक है। और उसके बाद कब शुरू हुआ ये वाला अकाउंटिंग ईयर? 1 अप्रैल 20, जो कि चलने वाला है 31 मार्च 21 तक। तो इस पार्टनर की डेथ होने से पहले जो बैलेंस शीट बनी थी वो 31 मार्च 20 को बनी थी। अब इस साल का तो प्रॉफिट फाइनल हुआ ही नहीं है, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट कब होने वाला है? 21 को होने वाला है। अब जो पार्टनर है बी, उसको तो इस साल के प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए, क्योंकि इस साल का जो आपका प्रॉफिट है 31 मार्च 20 का, तो वो ले चुका है। इस साल के प्रॉफिट में से उसका हिस्सा बनता है कितना? 4 महीने का। क्यों? क्योंकि ए बी सी 4 महीने पार्टनर थे, मतलब कि आपका 31 जुलाई तक। उसके बाद अगर बी की डेथ हो जाती है तो बाकी जो 8 महीने हैं उसमें ए और सी ही पार्टनर थे, तो उसको जो हक मिलने वाला है अपने प्रॉफिट का, वो इसी प्रॉफिट में से मिलने वाला है। तो यहां पर अब बात यह है कि इस साल का प्रॉफिट अभी हुआ ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम मानकर चलें कि पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ था वही इस साल होगा, और उस प्रॉफिट में से जिस पीरियड में बी भी पार्टनर था उस पीरियड का प्रॉफिट निकाल करके बी का शेयर हम कैलकुलेट कर लेंगे। या हम ये भी मान सकते हैं कि इस साल के प्रॉफिट में बी का शेयर कैलकुलेट करने के लिए इससे पहले के जितने भी साल थे, 4 साल, 5 साल, 2 साल, जो पार्टनर डिसाइड करें उसका एवरेज ले लो आप, और उसको मानो कि वो प्रॉफिट इस साल हुआ होगा, उसमें हम बी का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। कितने? पहले 4 महीनों के प्रॉफिट में। ठीक है। तो एक तो आपका ये मेथड हुआ। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। यहां पर भी हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि इस साल की जो सेल हुई है वो कंप्लीट नहीं है, वो अधूरी है। क्यों? क्योंकि 4 महीने बाद तो उसकी डेथ हो गई। किसकी? बी की, जो हम मानकर चल रहे हैं यहां पर कि अगर उसकी 1 अगस्त को डेथ हो गई है तो 4 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। तो उसका जो कंट्रीब्यूशन था सेल में तीनों पार्टनर का, वो 4 महीने था। बाकी सेल में 8 महीने सिर्फ ए और सी का ही कंट्रीब्यूशन था। तो उसको जो हिस्सा मिलेगा उस सेल के प्रॉफिट में से ही मिलेगा जिसमें उसने भी कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है। तो हमको इस साल की जो सेल हुई जिसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन था, उसी में से उसको हिस्सा देंगे।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर प्रॉफिट कितना हुआ, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो प्रॉफिट इससे कैलकुलेट करेंगे, हम मान लेंगे कि पिछले साल जितनी सेल हुई थी उसमें जितना प्रॉफिट पिछले साल हुआ था, तो एक रेशो तय करेगा वो। मान लेते हैं कि आपका 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है जब आपकी सेल थी 20 लाख। इसका मतलब अगर आप देखो इसे काट कर तो 25% आ रहा है, ये इंटू 100 करेंगे तो हम मानकर चलेंगे कि इस साल जो भी हमने सेल किया है उसमें भी हमने 25% ही अर्न किया हुआ। तो इस साल की जो सेल है जिसमें उसने भी कंट्रीब्यूशन किया था, उस सेल में 25% कैलकुलेट करेंगे तो वो उस पीरियड का 4 महीने का प्रॉफिट निकल के आएगा और उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर हम ये रेशो के लिए करते हैं ताकि इस जो सेल हुई है ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर डेथ ऑफ बी, तो उसमें उसका प्रॉफिट निकल के आ सके। तो हमारा जो टोटल फॉर्मूला बनता है इस पीरियड का प्रॉफिट निकालने के लिए वो है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर की सेल, जिससे हमारा प्रीवियस ईयर की सेल में हमारा प्रॉफिट का रेशो निकला है, इनटू सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ। मतलब कि जब अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ था 1 अप्रैल आपका 20 को, तब से लेकर के डेथ की डेट मतलब कि 1 अगस्त 20 तक की सेल, और इस तरह से हम उसमें 4 महीने का प्रॉफिट निकाल के और डिसीज पार्टनर का शेयर निकाल देते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसकी जर्नल एंट्री की। अब जर्नल एंट्री समझ लेते हैं इसकी। देखो जर्नल एंट्री इस बात पर डिपेंड करेगी क्वेश्चन में उसने हमें दिया क्या है। क्या क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली है या चेंज नहीं किया? अब अगर किसी पार्टनर की डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया है, तो उस केस में डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट के शेयर को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या एंट्री करते हैं? यहां पर गेनर टू सैक्रिफाइसर। गेनर टू सैक्रिफाइसर मतलब कि अगर हम मानकर चलें कि बी की डेथ हो रही है तो ए सी टू बी, तो यहां पर बी के शेयर से जो बी का शेयर कैलकुलेट होकर आएगा, चाहे आप किसी भी मेथड से कर लो, उससे हम ए और सी को गेनिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे। और अगर पार्टनर की डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज नहीं करते हैं, तो उस केस में एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज शेयर है, जो भी डिसीज पार्टनर है उसका नाम हम लिख देंगे और उसके शेयर से यहां पर एंट्री कर देंगे। तो हमें देखना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्या रिमेनिंग पार्टनर ने अपनी फ्यूचर की रेशियो चेंज कर ली है या चेंज नहीं की है। अगर चेंज कर ली है तो बी का शेयर निकाल करके हम गेनर टू सैक्रिफाइस एंट्री कर देंगे बी के शेयर से, और अगर चेंज नहीं की है तो हम प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल एंट्री करेंगे। अब ये सस्पेंस क्यों लिख रहे हैं? सस्पेंस इसलिए लिख रहे हैं कि अभी क्लियर कट प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो यहां पर होना है फ्यूचर में जाकर के कभी। आज तो हम पुराने प्रॉफिट को बेस मान करके आज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है, तो ये तो एक इमेजिनरी प्रॉफिट है, कोई एग्जैक्ट प्रॉफिट थोड़ी है, इसलिए इसको हमने सस्पेंस लिख दिया है। हाँ, बाद में जब साल का एंड आएगा कब, 31 मार्च 21 को, तो ये जो सस्पेंस है इसको हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। तब एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, तब ये एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये जो एंट्री ये कब हो रही है, ये 1 अगस्त को हो रही है जिस दिन उसकी रिटायरमेंट हो रही है, और ये इस शेयर को हम चार्ज करेंगे या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे, तो उसको कब शो करेंगे? 31 मार्च 21 को। तो जब ईयर एंड आएगा, ये तो ड्यूरिंग द ईयर है, जब ईयर एंड आएगा तो इस प्रॉफिट को जो हमने उसको दिया है डिसीज पार्टनर को, उसको हम एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पहले ले रहे हैं। कहता है कुमार, वर्मा और नरेश पार्टनर थे और ये आपस में 3-2-2 की रेशो में प्रॉफिट को बांटा करते थे। 23 जनवरी 15 को वर्मा की डेथ हो जाती है और वर्मा का शेयर 23 जनवरी तक उन्होंने कैलकुलेट आपको करके दे दिया है 2350 रुपए। कहता है एंट्री करो। अब देखो क्वेश्चन के अंदर उसने हमको यहाँ फ्यूचर की रेशियो तो दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वर्मास कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वर्मा कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहां 2350 ये हमने एंट्री कर दी। हमें यहाँ प्रॉफिट को शेयर को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने हमें कैलकुलेट करके दे रखा है। तो अगर हमें जनरल करनी है तो हम ऐसे करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने रेशियो चेंज नहीं किया है। अब अगला क्वेश्चन है 56। कहता है ए, बी और सी पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। सी की डेथ हो जाती है 30 जून 2018 को
और कहता है प्रॉफिट एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 वर 1 लाख का प्रॉफिट और 10 लाख रुपए की सेल, ठीक है। और इस साल जब तक वो जिंदा था 30 जून तक, उस पीरियड की सेल है 1.5 लाख रुपए। और कह रहा है आप एंट्री करो। अब देखो फ्यूचर की रेशियो तो दी नहीं है, तो एंट्री हमें वही करनी है पहले वाली, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो हमें यहाँ पर सी का जो शेयर कैलकुलेट करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर करना है, इसलिए उसने आपको पिछले साल की सेल दे दी है 10 लाख रुपए की और पिछले साल का प्रॉफिट दे दिया है। तो इससे क्या है, हमारा रेशियो निकल जाएगा जो कि देखो 10% आ रहा है, और उसने उस पीरियड जिस पीरियड में वो जिंदा था उसकी सेल दे दी है जिसमें उसका भी शेयर बनेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 10% के हिसाब से 1.5 लाख पर 15,000 रुपए अर्न हुए होंगे उस पीरियड में 30 जून तक, जिसमें उसका भी हिस्सा है। उसका हिस्सा कितना है 1/5, क्योंकि 1 का शेयर था तो 1/5 उसका शेयर हो गया, ठीक है। तो 3,000 रुपए का उसका शेयर आ रहा है। अब इसकी हम एंट्री करेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो अगर क्वेश्चन के अंदर अगर वो बोलता है कि कैपिटल पार्टनर्स की फिक्स है तो यहाँ कैपिटल की जगह करंट आएगा, ठीक है, वरना तो कैपिटल ही आएगा जब तक कुछ नहीं बोलता है। तो ये आपका 3,000 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 57, कहता है ए बी सी पार्टनर थे, 3-2-1 का रेशियो था। यहाँ बी की डेथ हो जाती है 30 जून को, ओके। और कहता है इसका शेयर निकालने के लिए उसने हमें बोला है कि 14,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई थी कि 2,000 पिछले साल एक बैटेड हुआ था जिसको हमने इस 14,000 में एडजस्ट नहीं किया, तो हमें तो एडजस्टेड प्रॉफिट ही लेना पड़ेगा। मतलब 14,000 में 2,000 लेस करके जो असल में प्रॉफिट है 12,000, उसमें से पार्टनर के शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखो सर सेल तो दिया नहीं है आपको कि पिछले साल की सेल कितनी थी, इस साल की सेल कितनी है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर नहीं रहा, ये क्या हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो यहां पर हम बी का शेयर कैलकुलेट करते हैं, तो बी का शेयर पहली चीज 30 जून को डेथ हुई तो 3 महीने का उसका शेयर बनेगा। तो पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए 14,000 में से आप बैड डेट 2,000 आप लेस कर दोगे, तो जो प्रॉफिट है उसमें से हम क्या लेस कर रहे हैं, बैड डेट्स, ठीक है। तो हमारा असली एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 12,000 का। इसमें हमें क्या निकालना है, बी का शेयर, बीज शेयर। अब बी का शेयर, बात यह है कि 3 महीने में वो पार्टनर था, बाकी में तो नहीं था 9 महीनों में, तो जिस पीरियड में वो पार्टनर था उसको हमने कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद इसका शेयर कितना है, अब ये था भाई 2/6 इसका शेयर था, इसका मतलब हम कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 1,000 रुपए। अब यहां पर भी क्वेश्चन में उसने आपको तो बोला नहीं है कि वो फ्यूचर में अपनी कोई रेशियो चेंज कर रहे हैं ए और सी, इसलिए आपकी यही एंट्री होगी जो हम पिछली उसमें की थी, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 1,000 रुपए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 58, कहता है राम मनोहर जोशी ये पार्टनर थे और जोशी की डेथ हो जाती है 31 मई 2018 को। इसका मतलब लास्ट बैलेंस शीट बनने के बाद वो 2 ही महीने जिंदा रहा, तो हमें 2 ही महीने का उसका हिस्सा निकालना है, ठीक है। कहता है उसका जो शेयर कैलकुलेट किया जाएगा, जितने भी पिछले कंप्लीटेड ईयर है 3 साल, उनका एवरेज बेस पर किया जाएगा। तो हम यहां पर एवरेज बेस लेंगे क्योंकि इस साल का प्रॉफिट अभी हुआ नहीं है, तो अक्सर हम पिछले साल का भी ले सकते हैं। तो यहां पर टाइम बेसिस मेथड हो रहा है, ये हमारा टर्नओवर मेथड नहीं है, ठीक है। टाइम बेसिस में भी एवरेज, क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में दिया है कि पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को बेस मान लो, ठीक है। तो अब हमें पिछले 3 साल का उसने प्रॉफिट दिया है, कहता है 16, 17, 18 में 7,000, 8,000 और 9,000 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ गया हमारा 24,000 का टोटल प्रॉफिट। अब इसका एवरेज निकालो, डिवाइड बाय 3 एवरेज प्रॉफिट, तो ये एवरेज आया था हमारा 8,000 रुपए का प्रॉफिट। अब जोशी का शेयर निकालो, तो जोशी शेयर इज 8,000 इंटू 2/12 इंटू 1/3। 2/12 क्यों, क्योंकि 2 महीने तक ही उसने काम किया था आफ्टर लास्ट बैलेंस शीट, ठीक है। और रेशो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं, तो सारे पार्टनर इक्वल है, तो जोशी का शेयर हो गया 1/3।
अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आएगा 4444444। ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री होगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्री अगर करनी है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि भाई फ्यूचर की रेशियो दी है, नहीं दी है, नहीं दी है तो फिर सेम एंट्री होनी है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोशीज कैपिटल अकाउंट। कितना, 444 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 59, कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर थे और इनका प्रॉफिट सेल रेशियो 3:1 था। वाई की डेथ हो जाती है 30 जून 18 को। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 18 टू 30 जून 2018 3,60,000 था। अच्छा, इस बार क्या किया है इसने, उस पीरियड का जिस पीरियड में वो डिसीज पार्टनर जिंदा था उसका प्रॉफिट आपको दे दिया है। अब आपको इस तरह से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं रही, बस आपको शेयर निकालना है डिसीज पार्टनर का। ठीक है, तो उस पीरियड का तो शेयर दे दिया है उसने हमको। आगे चलते हैं, कहता है एक्स और जेड ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में अब वो 3:2 की रेशियो में बांटेंगे। अब देखो बात आ गई वही वाली कि यहाँ जनरल एंट्री के केस में जब वो चेंज नहीं करता है तो हम सस्पेंस वाली एंट्री करते रहे, लेकिन अब कह रहा है वो फ्यूचर में रेशियो चेंज करना चाहते हैं तो गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री होगी। इसे जरा रेशियो निकाल लेते हैं पहले। अब देखो गेनर टू सैक्रिफाइसर के हिसाब से हम देखते हैं कि एक्स वाई और जेड इनकी रेशियो थी पुरानी 3:2 और डेथ होती है वाई की, तो ओल्ड रेशियो थी आपकी 3:2:1 और न्यू रेशियो हो जाती है वाई की डेथ के बाद 3:2, मतलब कि अब हिस्से होंगे 5, पहले हो रहे थे 6, इसलिए अब इसको इक्वल कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि y की डेथ होने से x और z को 10 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें x को हो रहा है 3 यूनिट का प्रॉफिट और z को हो रहा है 7 यूनिट का प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री करेंगे। तो यहां पर y की डेथ हुई है तो y को पैसे मिलेंगे, कौन देगा, x और z। ठीक है, तो एंट्री करेंगे हम x कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन अमाउंट क्या होगा वो देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा था कि 3,60,000 उस पीरियड का प्रॉफिट है, जून तक का, 3 महीने का। तो इस 3 महीने में ये तीनों ही पार्टनर थे, एक्स वाई जेड। उसके बाद तो फिर एक्स और जेड ही रह गए, लेकिन 3 महीनों में ये तीनों ही पार्टनर थे। तो एक काम करो, सबसे पहले वाई का शेयर निकाल लो। वाई का शेयर क्या था यहाँ पर 2/6 और ये आ जाता है हमारा 1,20,000। तो वाई का शेयर हमारा 1,20,000 आ गया। अब बात यह है कि इसको, ये किसका शेयर है, वाई का शेयर है, पूरी कंपनी का थोड़ी है। अगर पूरी कंपनी का प्रॉफिट होता तो टोटल यूनिट ऑफ प्रॉफिट से ही डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पर किसका शेयर है, ये वाई का शेयर है। ओके, इसलिए इसको इसके ही शेयर से डिवाइड करते हैं 10 से। तो वाई का शेयर 1,20,000 जो कि अपने आप में 10 यूनिट है, तो 1 यूनिट आ गया 12,000 का। अब किसको कितने कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 3 यूनिट का गेन हुआ एक्स को, 7 यूनिट का गेन हुआ जेड को और 10 यूनिट का लॉस हुआ था वाई को। ओके, अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36,000, 84,000 और 1,20,000। तो हमने यहां देखा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बताया है कि फ्यूचर में उन्होंने रेशियो अपनी बदल ली है, इसलिए अब पहले वाली एंट्री नहीं होगी जो हम कर रहे थे, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, वो नहीं होगी। अब गेनर टू सैक्रिफाइसर होगी, क्योंकि उन्होंने रेशियो चेंज कर ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60, कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर थे और जेड की डेथ हो जाती है 31 मई को। इसका मतलब देखो 2 महीने बाद ही इसकी डेथ होगी लास्ट बैलेंस शीट से। ठीक है, कहता है उसका शेयर आपको कैलकुलेट करना है, वो एवरेज प्रॉफिट पर करना है, जो कि होगा पिछले 3 साल के बेस पर। तो हमें यहां देखो एवरेज प्रॉफिट टाइम बेसिस हो गया ये, और एवरेज प्रॉफिट पर करना है। ओके, तो चलो ये निकाल लेते हैं। बोलता है कि आपके 2 ऑप्शन है कि अगर आप ये मानकर चलो कि वो फ्यूचर में अपने रेशियो चेंज नहीं करेंगे, और अगर मानकर चलो वो चेंज करेंगे और 3:2 की रेशियो में चेंज करेंगे, तो क्या एंट्रियां होंगी, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो प्रॉफिट हम देख रहे हैं कि पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, इसलिए जो प्रॉफिट दिए हैं हमको, वो दिए हैं
18,000, 19,000, 17,000, 18,000, 19,000 और 17,000। ठीक है, ये टोटल हो गया हमारा 54,000। इसका एवरेज निकाल लिया जी हमने। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 18,000। ओके, अब 18,000 में 2 महीने का निकालो पहले उसका शेयर, क्योंकि वो 2 महीने ही जिंदा था। तो 2/12, उसमें भी 1/3, तो उसका शेयर आ गया जी आपका ये 1,000 रुपए। तो 1,000 शेयर है हमारा डिसीज पार्टनर का। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है? बोलता है कि अगर पहला केस है, आप मानकर चलो कि कोई चेंज नहीं हुआ है, तो हम सस्पेंस के थ्रू करेंगे। तो पहले केस में एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,000 रुपए। ओके, इसके बाद ये जो प्रॉफिट है इसको हमें साल के आखिर में, जब इसका ईयर एंड होगा इस अकाउंटिंग ईयर का, तो वहां इस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में डालना है। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना? 1,000 रुपए। अब देखो, पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे एक दो, उसमें हमने यही एंट्री की है। ये एंट्री करना हम भूल गए, लेकिन हमें करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये एंट्री सस्पेंस वाली कर रहे हो तो ईयर एंड में उसे एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों एंट्री आपको साथ साथ ही करनी है। अब दूसरा केस ये है कि अगर वो कहता है कि वो फ्यूचर में अपनी रेशो 3:2 कर लेते हैं, मतलब रेशो चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री होगी। तो यहां गेनर कौन है? एक्स और वाई। तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कितने कितने यूनिट ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक्स, वाई और जेड पार्टनर थे जिनका ओल्ड रेशो इक्वल था। क्वेश्चन में कुछ दिया तो है नहीं। और न्यू रेशो अब फ्यूचर में जेड की रिटायरमेंट के बाद होने वाला है उनका 3:2, मतलब कि 5 हिस्से। पहले 3 हो रहे थे, इसको 3 से, इसको 5 से। तो हम देख रहे हैं एक्स को पहले 5 मिला करते थे 15 में से, अब 9 मिलने लग गए हैं। तो भाई इसको 4 यूनिट का गेन हो गया है। इधर वाई को देखते हैं, पहले इसको 5 मिला करते थे 15 में से, अब 6 मिलने लग गए हैं। 1 का इसको भी गेन हुआ है। और इसको पहले 5 मिलते थे और अब बेचारा चला ही गया है, इसे कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको 5 का लॉस हुआ है। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर के गेनिंग रेशियो इनकी क्या है? 4:1। अब ये क्या हमारा निकला था? जेड का शेयर। ओके, अब इस जेड के शेयर को, क्योंकि किसका शेयर है? जेड का शेयर है, पूरी कंपनी का नहीं है। अगर पूरी कंपनी का होता तो 15 से डिवाइड करते, लेकिन ये किसका शेयर है? जेड का शेयर। और जेड का शेयर कितने थे? 5। तो टोटल 5 से डिवाइड करो तो 1 यूनिट कितने का आ गया भाई आपका? 200 का। अब 4:1 के हिसाब से 4 इसका यूनिट, 1 इसका यूनिट और 5 इसके यूनिट। ठीक है, तो 5 यूनिट क्योंकि इसने सैक्रिफाइस किए थे, तो 5 यूनिट के बराबर प्रॉफिट मिलने वाला है। इसने 4 यूनिट गेन किया है, इसे 4 यूनिट देने पड़ेंगे। इसने 1 यूनिट गेन किया है, इसे 1 यूनिट देना पड़ेगा। और 1 यूनिट कितने का है? 200 का। तो 200 × 4 800 इससे लिए जाएंगे, 200 × 1 200 इससे लिए जाएंगे, और 200 × 5 1000 इससे लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। तो इस वीडियो में आज हमने डिसीज पार्टनर का शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पर डिस्कशन किया था। तो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू।